नमस्कार। मैं एसके सर चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। तो खिलजी वंश खिलजी वंश ये खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक है। तो पहले खिलजी ये जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश के लोगों को खिलजी वंश क्यों कहा जाता है, इसके बारे में ये आप लोग जानिए कि खिलजी वंश के लोगों को खिलजी वंश क्यों कहा जाता है। खिलजी 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 वंश के लोगों को खिलजी क्यों कहा जाता है। खिलजी वंश के लोग जो शासक हैं वो अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के अफगानिस्तान अफगानिस्तान के हेलमंद घाटी हेलमंद घाटी अफगानिस्तान के हेलमंद घाटी में एक खलज नामक स्थान खलज खलज नामक स्थान के निवासी थे। इसलिए खिलजी वंश के शासकों को खिलजी कहा जाता है। तो खिलजी एक स्थान था, ये खिलजी एक स्थान के नाम से इस डायनेस्टी का नाम पड़ा है। तो ये खलज जो स्थान था ये हेलमंद घाटी में पड़ता है और हेलमंद घाटी अफगानिस्तान में है। और यहीं पर ये खिलजी वंश के जो शासक थे इनका मूल निवास स्थान यहीं पर था, इसीलिए इनको खिलजी वंश कहा गया। खिलजी वंश में कई शासक शासन किए, उसमें से जो इसके फाउंडर थे, पहले शासक थे, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये खिलजी वंश के फाउंडर थे, संस्थापक। इनका जो टाइम टेबल है वो 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। और ये जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके गुलाम वंश का अंत और खिलजी वंश की स्थापना की। गुलाम वंश का अंत और खिलजी वंश की स्थापना की। तो जो खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में हैं वो फिरोज शाह खिलजी, इन्होंने क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। अब ये प्रश्न जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो 6 वर्ष का शासन काल है, इसने अपने शासन काल में कौन कौन सी विजय की, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि फिरोज शाह खिलजी अपने 6 वर्ष के शासन काल में कौन सी विजय किए। ये प्रश्न हमेशा ये बनता है, जैसे एक प्रश्न हम ये पूछ रहे हैं कि रणथंभौर रणथंभौर पर पहला अटैक किसने किया। रणथंभौर रणथंभौर पर पहला अटैक किसने किया, किस शासक। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, रणथंभौर
ये रणथंभौर पर पहला अटैक किसने किया? विकल्प में ऐबक, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, दूसरा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज ये खिलजी, चौथा विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो रणथंभौर पर पहला अटैक किसने किया? तो रणथंभौर पर ये जो पहला अटैक हुआ है, ये रणथंभौर ये राजस्थान में पड़ता है, तो इस पे पहला जो अटैक हुआ है ये इल्तुतमिश का हुआ। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने जो रणथंभौर पर अटैक किया है वो 1226 में, ये 1226 में कहा जाता है कि जो रणथंभौर का दुर्ग था, इल्तुतमिश से बिफोर पहले 70 लोग उस पर अटैक कर चुके थे, लेकिन किसी ने विजय नहीं प्राप्त की। इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश के पश्चात रणथंभौर पर इल्तुतमिश के पश्चात तो रणथंभौर पर विजय जो 1200 इल्तुतमिश के पश्चात जो विजय रणथंभौर पे की वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे 1290 में। तो जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम तो 1290 से 96 तक है। तो इनका जो पहला आक्रमण हुआ है ये रणथंभौर पे हुआ है। रणथंभौर पर रणथंभौर पर आक्रमण, ये रणथंभौर पर आक्रमण 1290 में 1290 में। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपना फर्स्ट अटैक जो किया वो रणथंभौर पे किया 1290 ईस्वी। इसके पहले जलालुद्दीन खिलजी के पहले इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था 1226 में। 1290 में रणथंभौर पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब रणथंभौर पर आक्रमण करने गए तो वहां रणथंभौर के जो किला था उस पे घेरा इतना सशक्त था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का जो वहां जाने के पश्चात किले के सामने रणथंभौर पर आक्रमण करने का विचार ही त्याग दिया। जलालुद्दीन फिरोज ने ये विचार यह कहकर त्यागा कि हम इस किले के लिए हम इस किले के लिए मुसलमान वर्ग का खून नहीं बहाएंगे। यह कहकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर के किले पर जो घेरा लगाया था उसको वहां से वापस करके चले आए। यह कहकर चले आए कि हम इस किले के लिए हम मुसलमानों का खून
नहीं पाएंगे। इसके बाद ये मंगोलों का भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण, मंगोलों का भारत पर आक्रमण 1292, मंगोलों का भारत पर आक्रमण 1292 में हुआ था। कहा जाता है कि हलाकू 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 के हलाकू के प्रपौत्र हलाकू के प्रपौत्र अब्दुल्ला, हलाकू के प्रपौत्र अब्दुल्ला, प्रपौत्र अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने हलाकू के प्रपौत्र अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया। फलस्वरूप भारत के शासक जलालुद्दीन फिरोज और हलाकू के बीच एक संधि हुई। उस संधि के तहत चंगेज खां के पुत्र उलगु चंगेज, तो ये जो युद्ध हुआ था तो हलाकू और ये फिरोज शाह खिलजी, फिरोज शाह ये फिरोज शाह खिलजी और हलाकू के बीच में एक संधि हुई। उस संधि में यह डिसीजन लिया गया कि जो ये चंगेज खां के पुत्र थे, मंगोल नेता चंगेज खां के पुत्र उलगू उलगू का विवाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री के साथ हुआ। उलगू का विवाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ हुआ। उलगू का विवाह जलालुद्दीन फिरोज का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ हुआ और विवाह होने के पश्चात ये लोग जो मंगोल के लोग थे जो दिल्ली में बसे हुए थे, इनके लिए एक अलग बस्ती बनाई गई जो नवीन बस्ती के रूप में जानी गई। विवाह होने के पश्चात जो ये मंगोल के लोग थे, इनके लिए दिल्ली में एक बस्ती बसाई गई जो मुगरलपुर के नाम से जानी जाती, तो मुगरलपुर के नाम से जानी जाती थी। मुगरलपुर यह बस्ती मंगोल के निवासियों के लिए बनाई गई थी। अब जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसके अलावा भी कई आक्रमण किए। इसके अलावा इनका छोटे छोटे आक्रमण होते रहे, लेकिन जो मुख्य आक्रमण हुआ है वो देवगिरी जो मुख्य आक्रमण हुआ है देवगिरी
देवगिरी पर आक्रमण, देवगिरी पर आक्रमण, देवगिरी पर आक्रमण, देवगिरी पर आक्रमण, ये आक्रमण 1298 में जलालुद्दीन ने 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। उस समय देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे। देवगिरी के जो राजा थे रामचंद्र देव, रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को पराजित करने के पश्चात बहुत सा धन लेकर चला। तो पहले ये देवगिरी जो है प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो जो देवगिरी है ये महाराष्ट्र में है। देवगिरी ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जहाँ पर रामचंद्र देव का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक करके विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के पश्चात बहुत सा धन लेकर देवगिरी से दिल्ली के लिए रवाना हुआ, दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किंतु सुल्तान फिरोज शाह खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सुल्तान जलालुद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन ये कौशाम्बी कड़ा में अलाउद्दीन के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा पहुंचने के पश्चात अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की छल पूर्वक हत्या करके दिल्ली की राजगद्दी पर स्वयं बैठ गए। अलाउद्दीन ने अपने चाचा की छल पूर्वक हत्या करने के पश्चात दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गए। तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल समाप्त होता है। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल मात्र 6 वर्ष तक रहा और अलाउद्दीन ने इनके शासनकाल को इनके इनकी हत्या करके इनके शासन को समाप्त किया और दिल्ली की राजगद्दी पर स्वयं बैठ गए। दिल्ली की पर स्वयं बैठ गया, दिल्ली की राजगद्दी पर स्वयं बैठ गया, दिल्ली की राजगद्दी पर स्वयं बैठ गया। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी इनका टाइम टेबल है
1298 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का टाइम टेबल है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम जो था अली गुरसब था। मूल नाम अली गुरसब था। अली अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसब था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने के पश्चात उनका मुख्य रूप से दो विचार था। अलाउद्दीन दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने के पश्चात मुख्य रूप से दो विचार। पहला विचार ये अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य रूप से दो विचार था। पहला, साम्राज्य का विस्तार। पहला, साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य का विस्तार। दूसरा जो है नए धर्म की स्थापना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की राजगद्दी पर जो बैठे तो उनका मुख्य रूप से दो विचार था। पहला विचार था एक साम्राज्य का विस्तार और दूसरा था नए धर्म की स्थापना। अलाउद्दीन खिलजी के मित्र अलाउल मुल्क तो अलाउद्दीन खिलजी के मित्र अलाउल मुल्क थे जो उस समय दिल्ली के कोतवाल भी थे। दिल्ली के कोतवाल तो ये अलाउल मुल्क जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के मित्र भी थे और दिल्ली के कोतवाल भी थे। तो जब यह प्रस्ताव अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क के सामने की तो अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को यह बताया कि आप जो है साम्राज्य का विस्तार तो ये आपका विचार सही है, लेकिन एक जो नए धर्म की स्थापना का विचार ये सही नहीं है। नए धर्म की स्थापना का जो विचार है ये पैगंबर का विचार होता है। धर्म की स्थापना का ये पैगंबर का कार्य होता है, आपका कार्य नहीं होता है। धर्म की स्थापना ये आपका कार्य नहीं है, इसलिए ये विचार आप त्याग दीजिए। बाकी रही साम्राज्य का जो विस्तार का विचार, ये आप विचार जारी रखिए। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मित्र अलाउल मुल्क के कहने पर नए धर्म की स्थापना का विचार त्याग दिया और साम्राज्य के विस्तार का विचार जारी रखा। साम्राज्य इसका स्थापना का विचार का, नए धर्म की जो स्थापना का विचार है उसने त्याग दिया और यह अलाउल मुल्क के कहने पर बाकी जो साम्राज्य के विस्तार का विचार है
को जारी रखा और इसके लिए उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि सिकंदर की उपाधि धारण की, क्योंकि यूनानी शासक सिकंदर का भी जो साम्राज्य विचार का साम्राज्य विस्तार का विचार था, इसलिए वही विचार अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाया, इसलिए सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। तो साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। तो इनका जो साम्राज्य विस्तार है, ये उत्तर भारत, उत्तर भारत में अलग है और दक्षिण भारत में, ये दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण। तो ये साम्राज्य विस्तार में उत्तर भारत पर इन्होंने कई अटैक किया और दक्षिण भारत पर भी कई अटैक, कई आक्रमण किए ये अलाउद्दीन खिलजी। तो एक प्रश्न ये बनता है कि उत्तर और दक्षिण भारत की जो सीमा है, जैसे आपसे पूछा जाए उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा ये कौन सी नदी बनाती, नदी की बात करें तो जब हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो किस नदी को लांघकर हम दक्षिण भारत में एंट्री करते हैं? इतिहास में अगर देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो अक्सर आप देखेंगे ये प्राचीन काल में इसका रेवा नाम था, रेवा, और आधुनिक नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को क्रॉस करके साउथ इंडिया में प्रवेश करते थे। तो और पर्वत की बात की जाए तो ये तो नदी की बात है, अगर पर्वत की बात की जाए, पर्वत की बात की जाए तो पर्वत की बात की जाए तो ये पर्वत की बात की जाए तो विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। एक पर्वत की बात की जाए तो विंध्य पर्वत। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में प्रवेश करने के लिए नर्मदा नदी को पार करना पड़ता था, जबकि पर्वत की बात करें तो विंध्य पर्वत। तो और ये नर्मदा नदी और विंध्य पर्वत को पार करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक की बात करें तो यहाँ जलालुद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन, शासन काल की बात करें तो अभी देवगिरी पर अटैक हुआ था, देवगिरी, देवगिरी पर जो आक्रमण हुआ था ये साउथ इंडिया में ही पड़ता है। देवगिरी पर जो आक्रमण हुआ था वो दक्षिण भारत में ही पड़ता है। देवगिरी
देवगिरी पर जो अटैक हुआ था वो दक्षिण भारत में ही पड़ता है। तो देवगिरी पर पहला जो आक्रमण हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। लेकिन शासन काल की बात की जाए तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर पहला आक्रमण किया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई आते हैं, जैसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में पहले बार आक्रमण किया, तो आंसर होता अलाउद्दीन खिलजी। या दक्षिण भारत के कौन से ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने विंध्य पर्वत को क्रॉस करके आक्रमण किया, तो उसमें भी आंसर वही होता। अगर हम कहें कि दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत के कौन से ऐसे सुल्तान थे जो नर्मदा नदी क्रॉस करके आक्रमण किया, तो वो तब उसका तात्पर्य वही होगा, दक्षिण भारत पर आक्रमण। चाहे नर्मदा नदी को क्रॉस करके आक्रमण करे, चाहे विंध्य पर्वत को क्रॉस करके आक्रमण करे, तो सभी अटैक जो हो रहा है दक्षिण भारत पर। और दक्षिण भारत पर जो दिल्ली सुल्तान का पहला आक्रमण जो हुआ था वो 1296 में, उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल था, जबकि आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने। अब एक प्रश्न और बनता है, जैसे क्वेश्चन आपको बताएं, जैसे अगर हम कहें कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अपने शासन काल में पहला आक्रमण कहाँ किया? अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन काल में दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया? जैसे फॉर एग्जांपल 4 विकल्प है। देवगिरी, बी तेलंगाना, देवगिरी तेलंगाना, पांड्य, देवगिरी तेलंगाना, पांड्य, तो मान लीजिए पांड्य, मान लीजिए आपको 3 ही विकल्प दिए, तो इस परिस्थिति में आप क्या आंसर? अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन काल में, अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन काल में दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया? तो आंसर की बात करें तो इसमें सही आंसर जो होगा वो तेलंगाना होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण तेलंगाना, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण देवगिरी किया, लेकिन जब उसमें शर्तें होगी अपने शासनकाल में, उसका आंसर बदल जाएगा, वो तेलंगाना हो जाएगा। और क्योंकि देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अटैक हुआ था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था। और तो इस तरह से ये अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में तो पहले उत्तर भारत की जो विजय हैं, साम्राज्य विस्तार में पहले उत्तर भारत की विजय, फिर दक्षिण भारत की विजय। तो
ये एक एक करके पहले नॉर्थ इंडिया में जो अलाउद्दीन खिलजी ने विजय किया, फिर इसके बाद साउथ इंडिया में जो अलाउद्दीन खिलजी ने विजय किया। अब एक एक करके आपको समझना हो। उत्तर भारत में कौन सा विजय है? जैसे उत्तर भारत में कौन सा विजय है? उत्तर भारत की विजय, उत्तर भारत की विजय में पहला जो विजय है गुजरात की विजय। गुजरात गुजरात की ये 1297 में हुआ था, या 1297 में हुआ था गुजरात की विजय। उस समय गुजरात पर बघेल वंशी राजपूत राजा गुजरात पर बघेल वंशी राजपूत राजा राजपूत राजा रायकरण रायकरण कर्ण का शासनकाल था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए उलुग खां और नुसरत खां को भेजा। यहाँ पर आक्रमण, जो गुजरात पर आक्रमण करने के लिए नुसरत खां आक्रमण करने के लिए नुसरत नुसरत खां और उलुग खां खां को भेजा। ये लोग गुजरात पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किए, और जिस समय नुसरत खां और उलुग खान गुजरात पर आक्रमण किए थे, उस समय गुजरात के शासक रायकरण रायकरण जब अपने आप को देखे कि यहाँ खतरा महसूस करने लगे, जब आक्रमण हुआ, तो इन्होंने अपनी पुत्री और अपनी पुत्री को लिवाकर देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण लिए। ये रायकरण जो है अपनी पुत्री को लिवाकर इनकी पुत्री का नाम था देवल देवी। अपनी पुत्री को लिवाकर ये देवगिरी देवगिरी चले गए। वहीं पर शरण ली। नुसरत खां और उलुग खां ने गुजरात में लूटपाट की। लूटपाट करने के पश्चात बहुत सा धन प्राप्त किए, और इन लोगों ने बहुत सा धन, और ये रायकरण की पत्नी कमला देवी
इनकी पत्नी कमला देवी, ये कमला देवी को नुसरत खां और उलूग खां ने कैद कर लिया। तो बहुत सा धन और ये कमला देवी जो रायकरण की पत्नी थी, इन लोगों ने कैद करके दिल्ली ले गए। इसके अलावा दिल्ली जाते समय ये लोग जो है गुजरात में ही एक कैम्बे नामक स्थान है, कैम्बे, कैम्बे जिसको खंभात की खाड़ी कहा जाता है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी कहा जाता है। एक कैम्बे नामक स्थान से मलिक काफूर, मलिक काफूर नामक ये काफूर मलिक मलिक काफूर, काफूर नामक एक व्यक्ति को 1000 दिनार, 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा। उस समय दिनार जो है सोने का सिक्का होता। तो मलिक काफूर एक थर्ड जेंडर था, तो उसको खरीदने के पश्चात 1000 सोने के सिक्के में खरीदे, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको 1000 सोने के सिक्के में खरीदे थे। तो इस तरह मलिक काफूर और बहुत सा धन और कमला देवी को लेकर ये लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के पश्चात कुछ समय पश्चात ये बघेल वंशी राजपूत राजा रायकरण पुनः गुजरात पर आकर अपने राज्य को व्यवस्थित कर लिए और शासन व्यवस्था को संचालित कर लिए। शासन व्यवस्था को संचालित कर लिए।